Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. एक फेंकू अंकल हैं, बड़बोले किस्म वाले, लंबी लंबी फेंकते हैं। कहते तो थे हम पर कोई क्या प्रेशर बनाएगा, हम प्रेशर बनाएंगे। फिर उनके हाथ में कमान दे दी गई, बड़े गदगद हो गए, मतलब पूछो नहीं। लेकिन बेचारे बोलना भूल गए, ऐसी घिघी बंदी कि मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता है। ऐसे गुलाम बने अमेरिका के कि राष्ट्र का समझौता कर डाला। अमेरिका पे नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग हटाने वाले लोग में से नहीं है। सब सुरक्षा वापस भी ले लेंगे, तब भी हम लोग उनको सरकार से हटा दें। सवाल ये है कि आपने किस आधार पर हटा ली फिर? हमको ऐसा चौथी पास राजा अपने प्रधानमंत्री के रूप में नहीं चाहिए जो सीबीआई ईडी का दुरुपयोग बन के सत्ता में बना रहना चाहता हो। हमको ऐसा जिससे आपने कोई हस्ताक्षर कर लिए हो, आपने कुछ एग्रीमेंट्स की हो। कौन सी एग्रीमेंट की है जिसमें हमें उनसे छूट चाहिए, पहले इसका जवाब दिलवाइए। जब ट्रेड डील साइन ही नहीं हुई है तो छूट किस बात की? छूट तब होती है जब कोई रेस्ट्रिक्शन होती है, जब कोई बंधन होते हैं। बंधन कब होते हैं? जब कोई एग्रीमेंट होती है, हस्ताक्षर हो चुके होते हैं। एग्रीमेंट तभी होती है ना जब हस्ताक्षर होते हैं। छूट तब मिलती है जब बंधन होते हैं। बंधन तब होते हैं जब एग्रीमेंट होती है। एग्रीमेंट तब होती है जब हस्ताक्षर होते हैं। कौन से हस्ताक्षर हुए हैं ट्रेड डील पर? क्यों बंधे हुए हो आप उस तथाकथित ट्रेड डील से जिस पे हस्ताक्षर नहीं हुए? क्यों छूट चाहिए आपको? क्यों आपने वो बंधन स्वीकार किए? पूछिए ना बीजेपी वालों से, ये कौन से बंधन है? बीते काफी समय से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा में बने रहते हैं और उनका चर्चा में बने रहना बनता है क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अस्त तक पहुंचाने का काम किया। बात अगर 2014 की करें तो बीजेपी बैकफुट पे थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की सत्ता संभालते ही बीजेपी ने विकास किया और आज पूरे विश्व के सामने सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में विश्वविख्यात भी हो चुकी है। न सिर्फ देश में बल्कि विश्व में। पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद लगातार विपक्षी दलों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया और पूरे देश में अब लगभग भाजपा की सरकार बनने में कामयाब हुई है। 90% जगह तो आप मान ही लीजिए। और केंद्र में तो स्वयं 2014 से लेकर अभी तक श्री नरेंद्र मोदी जी ही विद्यमान है और बतौर पीएम देश सेवा कर रहे हैं। लेकिन अगर देश के विकास की बात करें तो उसमें कई सारे सवाल नजर आते हैं, क्योंकि पीएम स्वयं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, या करते हैं तो वो मतलब क्वेश्चन लेने वाली तो नहीं होती है। अभी तक तो नहीं हुई है कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पे खुले मन से पत्रकार सवाल पूछ सकें और देश के प्रधानमंत्री उस पर चर्चा करें। तो मौजूदा समय में हमें सोशल मीडिया पे चल रहे कमेंट्स जो पब्लिक करती है और जो खबरें हैं उसी डाटा को मिला करके या उनके मंत्रालयों से जो रिपोर्ट्स आती है उनके आधार पर हम चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी हमारा तो कद बहुत छोटा, भी बड़े बड़े नेशनल चैनल्स को भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है कि वो सीधे नरेंद्र मोदी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ सके। तो चलिए, देश में मौजूदा समय में दो तरह के लोग हैं। एक जो देश को तेजी से विकसित होता हुआ और विश्व गुरु बनता हुआ देख रहे हैं, और दूसरा पक्ष वो है जो सत्ता पक्ष से लगातार सवाल करना चाहता है या सवाल होते हुए देखना चाहता है। लेकिन ये चीज इतनी दुर्लभ है कि सत्ता से सवाल करना बेहद मुश्किल होता जाता रहा है पत्रकारों के लिए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी देश के विकास में। आप डोनाल्ड ट्रंप को ले लीजिए, जो आज समय पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सारे पत्रकारों के सवालों के जवाब भी देते हैं। लेकिन मौजूदा समय में देश की जो स्थितियां हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री से या फिर अन्य किसी बड़े अधिकारी से बड़े नेता से सवाल करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। ये रवैया थोड़ा सा खो रहा है। यहाँ पे मीडिया, देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो डिबेट्स कराकर चैनल को हिट कराने में विश्वास रखते हैं। वहीं जो पब्लिक क्वेश्चंस हैं जो वो सोशल मीडिया भर में रह जाते हैं। लोग कमेंट्स में यहाँ वहाँ अपने विचार जो है साझा कर रहे हैं, और जो मीडिया हाउसेस हैं जो सवाल करना चाहते हैं उन्हें सवाल करने की जगह इस समय नहीं मिल रही है या बेहद कम मुश्किल से मिल रही है। फिलहाल वापस टॉपिक पे आते हैं तो दो तरह के लोग हैं। एक पक्ष जो मान रहा है देश विकसित हो चुका है, विश्वगुरु बनने वाला है, और दूसरा पक्ष जो सत्ता से सवाल करना चाहता है और उसका सवाल है कि यदि देश तेजी से विकसित हो रहा है तो इसका लाभ सीधे जनता को क्यों नहीं मिल रहा है। यदि देश तरक्की पे है तो लोग फ्री राशन की लाइन में घंटों क्यों खड़े हैं, और मौजूदा समय में महंगाई क्यों चरम पे है। एक नॉर्मल सा उदाहरण लीजिए, 2013-12 में अगर जो स्प्लेंडर बाइक थी उसकी कीमत तब क्या थी, आज क्या है। क्या उसमें कुछ पंख लगा दिए गए हैं, कुछ चेंजेस इतने ज्यादा किए गए हैं कि वो इतनी महंगी बिके, लगभग दोगुनी कीमत में बिकेगा हर एक चीज। और नौकरियां लिमिटेड हैं, जहां
पे टिके रहना ही बेहद मुश्किल होता जा रहा है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। नए नौकरियों के अवसर बेहद कम है। जिस तरह लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, उस तरह नौकरियों की कोई भी आसार दूर दूर तक नहीं है। आप 10 लाख रुपए का कोर्स करते हैं, डिग्री करते हैं, उसके बाद आपको नौकरी 3 से 4 लाख के पैकेज की मिलती है। मैं कुछ जगहों की बात नहीं करूंगा, वहां पे अच्छा पैकेज है, लेकिन अगर आप ओवरऑल सारी संख्या जोड़ेंगे तो कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है तो आप भी चौंक जाएंगे। वहीं भ्रष्टाचार एक ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी हाल ही में एक जगह पे आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ी योजना पे पुल बना और पुल ढह गया। ऐसे तमाम मामले, छोटे से बड़े लेवल का भ्रष्टाचार वो दीमक है जो देश को लगातार खाता रहता है तब तक जब तक देश खोखला ना हो जाए। इसके बाद खुद सरकार पे भी अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने, और इसके पहले संजय सिंह ने, और इसके पहले अखिलेश यादव, और ना जाने लगभग पूरे विपक्ष ने, अभी ममता बनर्जी का मामला आप देख ही रहे हैं जो कोर्ट में चल रहा है, जिसमें सुनवाई चल रही है, खुद केंद्र सरकार पे विपक्ष ने आरोप लगाए हैं इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स, ईडी जैसे डिपार्टमेंट से जबरन कार्रवाई करवाई गई है। देश में स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत क्या है सरकारी लेवल की, वो हर एक आम आदमी जानता है। यदि आपको सरकारी स्कूल बहुत अच्छे और बेहतर मिल रहे होते, प्राइवेट सरकारी अस्पतालों में बहुत 1 लाख का इलाज मिल रहा होता, तो निश्चित रूप से आप अपनी गाड़ी खून की कमाई का पैसा प्राइवेट संस्थानों में बर्बाद नहीं करते। वहीं डीजल और पेट्रोल जो सबसे अहम है, देश को चलाने में डीजल और पेट्रोल सबसे अहम है। डीजल से सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है कॉमर्शियल, और पेट्रोल जो है हमारी रोजमर्रा की जरूरत है। ये आपको बता दें 2014 के पहले 55, 60, 70 जितना भी था ये हमें महंगा लग रहा था, लेकिन आज जब से 2014 और केंद्र सरकार में मोदी सरकार आई, उसके बाद से डीजल और पेट्रोल ये बेरहम हो गए। इनके प्राइसेस कम नहीं हुए, ना तो ये जीएसटी के दायरे में है, जीएसटी लगा लेकिन जीएसटी के दायरे में नहीं है, तो इस वजह से ये और महंगे हैं। जीएसटी के दायरे में होते तो शायद 10 से 12 रुपए या 15 रुपए की राहत तो मिल ही जाती, लेकिन वो भी नहीं मिल सकी है। और उसके बाद मौजूदा सरकार की जो स्थितियां इस समय हैं, क्योंकि आपको भी अच्छे से याद होगा कि भाजपा सरकार ने लगातार अपनी विदेश नीति की चर्चा की और हमेशा मौजूदा समय पेश किया कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में उनकी चर्चा है, किस तरीके से नरेंद्र मोदी का पूरे विश्व में सम्मान है और अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध है। लेकिन मौजूदा जो छवि है विदेशों में भारत की, उसने इतना ज्यादा क्वेश्चंस खड़े कर दिए हैं जिसके जवाब जनता तो चाहती है, विपक्षी दल तो चाहती है, मीडिया हाउसेस भी चाहते हैं, लेकिन कुछ बड़े मीडिया हाउस इसे भी अलग ही तरीके से देख रहे हैं, वो इसके भी फायदे गिना रहे हैं देश हित में, लेकिन मैं तो इसका फायदा नहीं देखता हूं। और विदेश नीति पे सवाल इसलिए भी बनेगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा समय अगर कहीं दिया है वो सिर्फ विदेशों के दौरे पे दिया है। विदेश मंत्री से ज्यादा दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं और लेकिन इनके परिणाम क्या आए हैं वो अब सवाल करने का समय है, क्योंकि अच्छा खासा समय बीत चुका है। 2014 से 2024 10 साल वो हो गए, उसके बाद 2 साल ये एडिशनल हो गए। 12 साल बाद अगर मीडिया हाउसेस या पब्लिक सवाल करना चाहे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए उन्होंने और एक और चीज की है, विदेशी दौरा, दूसरी एक और चीज की है जो सबसे ज्यादा हुई है, वो चुनावी रैलियों को संबोधित करना। तो विदेश नीति के परिणाम की बात तो करेंगे ही, लेकिन जो दूसरे नंबर का रिजल्ट है वो बेहतर तरीके से आता है। उन्होंने वाकई में भाजपा को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम किया है, लगभग उसे हर चुनावों में जीत दिलाने का प्रयास किया है और दिलवाने में वो कामयाब भी हुए हैं। काफी हद तक जो है भाजपा मौजूदा समय में आगे बढ़ चुकी है और ये शायद बीजेपी का गोल्डन टाइम चल रहा है। लेकिन जो पीएम का पहला काम है, विदेशी यात्राओं के परिणाम जो आने चाहिए वे कहीं भी नजर नहीं आ रहे, जो लगातार विपक्ष को मौका दे रहे हैं और आलोचना करने वाले को भी मेन स्ट्राइक दे रहे हैं कि एक तो प्रधानमंत्री की चुप्पी पे ना तो ट्विटर पे कुछ एक्सप्रेस करते हैं और ना ही वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना कोई क्वेश्चन ले रहे हैं कि कुछ पता चल सके। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, जो मन की बात उनका कार्यक्रम महीने में आता है, उसमें भी वो अपने टॉपिक और अपने रिलेटेड चीजें करते हैं, उसमें करंट अफेयर शामिल होगा ये कोई जरूरी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल मौजूदा दौर में भारत की विदेश नीति पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आज भारत अमेरिका से पूछ के सारे काम करते नजर आ रहा है। टैरिफ वॉर से लेकर के पाकिस्तान पे सीज फायर हो या भारत को तेल कहां से लेना है, अब अमेरिका बता रहा है। अमेरिका द्वारा बार बार देश के पीएम का अपमान किया गया। उन्होंने यहां तक कहा गया कि वे चाहे तो पीएम की राजनीति खत्म कर सकते हैं। ऐसे ट्विटर में वीडियो वायरल हैं, आप देख भी सकते हैं। और अभी भारत
के जो मेहमान थे, ईरानी सैनिक जो यहाँ पे एक एक्टिविटी के लिए आए थे, और जब वे वापस आ रहे थे विशाखापट्टनम से, और वो इंडिया बॉर्डर के पास ही थे, मतलब बॉर्डर के अंदर तो नहीं थे लेकिन बॉर्डर के पास थे, श्रीलंकाई क्षेत्र में थे, और वहाँ पे अमेरिका द्वारा उनको ख़त्म कर दिया जाना, ये एक बेहद निंदनीय घटना थी जिसकी पीएम को आलोचना करनी चाहिए थी पर्सनली तौर पे। उन्हें ट्विटर पे तो एटलीस्ट वो कर ही सकते थे अगर उन्होंने ईरान फ़ोन नहीं किया या जो भी है, लेकिन पीएम ने इस पर भी चुप्पी रखी। और पीएम मोदी की जो खामोशी इस बात का इशारा करती है कि पीएम मोदी लगातार अमेरिका के प्रेशर में हैं, वे किसी भी सूरत में अमेरिका के खिलाफ नहीं जाना चाहते। और तो और अभी अमेरिका के क्रिस्टोफर लैंडो ने भी जो भारत में बातें की, वह साफ दर्शाता है कि हम भले ही बार बार अमेरिका के पीछे घूम रहे हो, उसके पास बार बार जा रहे हो, लेकिन उसे हमसे कोई मतलब नहीं है। ये जानते हैं आखिर क्रिस्टोफर लैंडो ने भारत में क्या किया। लैंडो ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ 20 साल पहले की गई गलती को नहीं दोहराएगा, भारत को एक और चीन नहीं बनने देगा। मतलब समझ रहे हैं, वो आर्थिक आज़ादी जो चाइना को मिल गई है वो नहीं चाहते कि भारत को व्यापारिक आज़ादी ऐसी मिले, या सुनिश्चित करते हुए व्यापार में अमेरिका के हितों की रक्षा हो। उन्होंने भारत के उदय की उम्मीद जताई और कहा कि दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप आपसी हितों के लिए जरूरी है, न कि केवल परोपकार के लिए, यानी वो भारत से भी कुछ चाहते हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा कि भारत रूस से तेल खरीद सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह रिफाइनरी के बाद वैश्विक बाजार में जाए ताकि तेल की कीमतें नियंत्रित रहें। उन्होंने आगामी व्यापार सौदे को अंतिम रूप से देने पर भी जोर दिया और अमेरिका के लिए निष्पक्ष करने की भी बात की। अब इन तमाम बातों के बाद जब ईरान और अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए तो भी देश की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया। क्रिस्टोफर लैंडो ने यहाँ पे इंडिया में आके ये सारी बातें कही, इसके बाद भी ना तो पीएम की तरफ से कोई जवाब आया है, ना ही कुछ और हुआ है, ना गृह मंत्री ने कुछ कहा है। उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार जर्नलिस्ट लोग सवाल उठा रहे हैं, पब्लिक सवाल उठा रही है, लेकिन इसका कहीं कोई जवाब फिलहाल अभी तक तो नहीं मिला है। और आपको बता दें, ईरान और भारत के जो संबंध है, और अब जब इतनी बातें हो चुकी हैं तो इसके बाद होना वही था, परिणाम वही आने थे। ईरान ने जैसे पूरे विश्व को तौला वैसे ही हमें भी तौल दिया, क्योंकि अभी मैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो रास्ता है जहाँ से 20% लगभग व्यापार होता है, संचालित होता है, हमारा भी असर पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे अब हमारी भी एंट्री बैन है। वहाँ से सिर्फ चाइना के जहाज तो निकल सकते हैं। अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में और कुछ निकलता है तो ईरान ने साफ कहा है कि वह उसे मिसाइल से उड़ा देंगे। और इन तमाम बातों के बाद अब देखिए लगातार जो है विपक्ष प्रश्न कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी से क्वेश्चन करना चाहता है लगातार। देखिए अखिलेश यादव ने इसे सुर निकाल बता दिया, संजय सिंह ने क्या कहा, पवन खेरा ने क्या कहा, सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा। हम ये तमाम स्टेटमेंट्स इस वीडियो में लगा रहे हैं, आप अपनी जानकारी के लिए देख सकते हैं और अपने विचार हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं, क्या देश वाकई अमेरिका के सामने झुक रहा है? क्या देश के पीएम अमेरिका से दब रहे हैं या कोई मजबूरी है या क्या परेशानी है? आखिर क्यों भारत जो अपने निडरता के लिए जाना जाता है, हम किसी भी उसमें नहीं पड़ते हैं कि मतलब जैसे आप नेहरू जी के समय का ले लीजिए, जब यूएसएसआर और अमेरिका दोनों थे तो भारत ना तो अमेरिकन साइड गया ना ही यूएसएसआर की साइड गया। उन्होंने अपना एक अलग नेतृत्व रखा कि नहीं चलिए हम दोनों तरफ का बैलेंस करके अपने हिसाब से चलेंगे, क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं। लेकिन जब मौजूदा स्थिति देखी जाती है, ना तो हम अपने दोस्तों को मतलब आप अपने घर में किसी को इन्वाइट करें और वो वापस जाए और एक दूसरा देश उसको आके उड़ा दे और आपकी एक प्रतिक्रिया भी ना हो। आप ये सोचिए कि देश के राष्ट्रपति ने उनसे सलामी ली थी, उनकी तारीफ भी की और वो हमारे यहाँ मेहमान थे, यहाँ से गए और फिर मर गए। अगर वो यहाँ नहीं आते तो शायद उनके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं और ऐसा मेरा निजी तौर पे मानना है कि देश के पीएम को इन तमाम प्रश्नों पे जवाब देना चाहिए, भले ही सोशल मीडिया से दें, ट्विटर से दें या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, ये उनकी मर्जी है। फिलहाल आपका इस बारे में क्या सोचना है आप हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।